हेलो बच्चों, मेरा नाम है कुसुम। आज हम केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। अगर आप एम्स नर्सिंग, यूपी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल, यूपी पैरामेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगी वैसे ही क्वेश्चन या उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। तो आप ये वीडियो आराम से प्रॉपर तरीके से देखिएगा। और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें मेंशन्ड है कि एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक गैल्वेनिक सेल, क्या बोला गया है? आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है? एक गैल्वेनिक सेल का E0 सेल की वैल्यू हमें दे दी गई, ठीक है? अब आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ईएमएफ में क्या होगा? टेम्परेचर और ईएमएफ का रिलेशन पूछा है बेसिकली, है ना? तो यहाँ पे E0 सेल की वैल्यू को हम इतना भाव नहीं देंगे, है ना? हम टेम्परेचर और ईएमएफ, हम क्वेश्चन समझ जाएंगे सबसे पहले। तो हमें ये तो पता है कि टेम्परेचर और ईएमएफ की कुछ तो रिलेशन होता है ना? अगर रिलेशन होता है तो फिर नो चेंज वाला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ये हम कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, अब बाकी बचे तीन ऑप्शन। तो अभी ना हम अब हमें तीनों ऑप्शन आराम से हम पढ़ेंगे। पढ़ के हमें एक टर्म दिख जाएगी, दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी दिखते ही एक फॉर्मूला हमें याद आता है। क्या होता है वो फॉर्मूला? डेल जी इजिकल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, है ना? तो अब आप ये बताओ कि गैल्वेनिक सेल किस टाइप की सेल होती है? गैल्वेनिक सेल होती है एक टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, याद रहेगा। हाँ, तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? डेल एच की वैल्यू होती है नेगेटिव, डेल की वैल्यू भी होती है नेगेटिव, ठीक है? अब टी की वैल्यू शुरू में बोला है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मतलब टी की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे। अगर टी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक माइनस है, ये भी एक माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिला के यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? और यहाँ पे एक नेगेटिव की वैल्यू, यहाँ पे पॉजिटिव की एक वैल्यू है, करेक्ट? अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, तो डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अगर डेल जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना? अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? ईएमएफ की वैल्यू होगी डिक्रीज ड्यू टू एंट्रोपी टर्म। ये देखो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ये डिक्रीज ड्यू टू एंट्रोपी टर्म। ये समझ में आया? अगर ये समझ में नहीं आया या कोई भी क्वेश्चन आगे कराऊंगी समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम वहां पे कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करेंगे और आपका डाउट हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक रिएक्शन दी गई है कि Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Cu हो जाएगा। सिंपल एक रिएक्शन है ना? अब यहाँ पे बोला गया है कि Cu+2 की जो कंसेंट्रेशन है, ये देखो मैं मार्क कर दे रही हूँ, 1 मोलर से 0.01 मोलर हो जाएगी, है ना? तो कंसेंट्रेशन हम कम कर रहे हैं। 25 डिग्री टेम्परेचर पे विभव में कितना परिवर्तन होगा? दैट इज द क्वेश्चन। बहुत ही आसान सवाल और न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है। ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आने हैं, है ना? तो चलो अभी हमें एक चीज देखो, अगर हम यहाँ पे कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमें इतना तो पता चल जाएगा कि कंसेंट्रेशन और विभव यानी ईएमएफ का कुछ तो रिलेशन होता है ना? तभी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी वैल्यू ऑप्शन में जीरो नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, तो फिर कुछ तो रिलेशन होगा, है ना? तो इससे अगर मान लो बाद में कोई क्वेश्चन ऐसा आया कि ईएमएफ का और कंसेंट्रेशन का कुछ रिलेशन होता है, यस और नो, तो आप यस, आपको एक नॉलेज रहेगी, है ना? तो चलिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पहले रिएक्शन हम दोबारा लिख देंगे। Cu+2, तो ये प्लस है ना? दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या होगा? Cu बन जाएगा। अभी हम कंसेंट्रेशन और विभव जो पूछा गया है उसका उसके रिलेशन में एक बहुत ही अच्छी इक्वेशन हमें याद आती है। कौन सी इक्वेशन? नर्स्ट इक्वेशन, है ना? तो चलो अब हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? E इजिकल टू E0 माइनस 0.059 बाई n log Q,
अब n की वैल्यू यहाँ पे दो साफ साफ मेंशन्ड है, इसमें किसी का कोई डाउट है? नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लो, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे साफ साफ दो दी गई है कि दो इलेक्ट्रॉन Cu+2 ने एक्सेप्ट किए हैं, तो n की वैल्यू दो। बहुत ही अच्छे से ये चीज ध्यान रखना। Q, व्हाट इज Q? Q की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे बताओ? 1/Cu+2 की कंसेंट्रेशन, करेक्ट? इसमें कोई दिक्कत? चलो, अभी हम जब Cu+2 की कंसेंट्रेशन 1 मोलर थी, तभी हम नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला उसके हिसाब से लिखेंगे, उसको हम E1 बोल रहे हैं, ठीक है। Cu+2 की कंसेंट्रेशन जब 1 मोलर थी, तो उसको हम E1 बोल रहे हैं। E1 इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग 1 बाई Cu+2 की कंसेंट्रेशन कितनी? 1, 1/1, तो 1 log 1, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन हम लिखते हैं जब Cu+2 की कंसेंट्रेशन 0.01 मोलर है, उसको हम E2 मान लेते हैं, है ना। E2 इज इक्वल टू कितना होगा? E0 माइनस, हाँ जी, तो E2 की वैल्यू कितनी होगी? E0 माइनस 0.059 बाई लॉग 1 बाई कितनी? 0.01। अब हमें क्या पूछा गया है? विभव में परिवर्तन, मतलब डेल ई चेंज पूछा गया है। तो डेल ई का वैल्यू कितनी होगी? E2 माइनस E1। तो चलो अब ये तो सिंपल निकाल लोगे ना, यहाँ पे log 1 बाई 0.01, इन सब की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, तो आप निकाल लोगे। चलो निकालो, इसकी वैल्यू मैं भी कैलकुलेट करती हूँ, आप भी कर लो। इसकी वैल्यू आएगी माइनस 0.059। कितनी आएगी वैल्यू? ऑप्शन बी। ये अच्छा, एक बात मैं बतानी भूल गई, दैट इज ये वाली पीडीएफ आपको नर्सिंग गुरुकुल ऐप पे ही मिल जाएगी, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस पीडीएफ के लास्ट में आंसर्स दिए गए हैं, आंसर की, है ना। तो यहाँ पे देखो, 1 का आंसर बी ही आया था, ये तो सही है। 2 का आंसर यहाँ पे डी दिया गया है, 2 का आंसर डी नहीं होगा, 2 का आंसर बी होगा, ठीक है। 0.059, ये यहाँ पे गलत था, मैंने ये करेक्ट कर लिया। आपको ये वाला पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा, है ना। ओके, तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे तरीके से, स्ट्रॉन्गर तरीके से करना चाहते हो, तो आप नर्सिंग गुरुकुल का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ के हमारे कंप्लीट पैकेजेस भी आप परचेज कर सकते हो। कंप्लीट पैकेजेस में हम क्या प्रोवाइड करेंगे आपको? चैप्टर वाइज एमसीक्यूज रहेंगे, टेस्ट रहेंगे, मॉडल पेपर्स रहेंगे, और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी रहेगी। और ये हर सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल होगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, कुछ भी हो, सबके लिए अवेलेबल होगा। आप ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डलवा दूंगी, आप वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा ये ऐप। और एक और चीज, जो खास बात जो हम प्रोवाइड करते हैं, वो होता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको डेली टारगेट नाम का एक सेगमेंट मिलेगा, जहाँ पे आपके टीचर्स आपको बताएंगे कि आपको डेली कितना कितना पोर्शन करना है, सो दैट एग्जाम में आप प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाओ। और अगर आप पैकेज परचेज करो या ना भी करो, तो भी आप ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, मैं बार बार बता रही हूँ। आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, और वहां पे ये जो पहला फुल लेंथ टेस्ट है ना, वो सबके लिए फ्री है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वो टेस्ट जरूर दो, ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन किस हद तक है। वो टेस्ट आप जरूर दीजिए, वो बिल्कुल फ्री है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दो क्वेश्चन हो गए थे ना। क्वेश्चन नंबर 3, यस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है? अब आप एक बात बताओ, मेटल ए मेटल बी को डिस्प्लेस करेगा जब मेटल ए मेटल बी से ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, तब मेटल बी को डिस्प्लेस करेगा। ये तो जनरल सेंस की बात है ना। अब देखो, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो एक रेस है, ठीक है। रेस में एक है बच्चा ए, ये इस बच्चे का नाम है ए, इस बच्चे का नाम है बी, ठीक है। अब ए बी से तेज कब भाग पाएगा? जब ए बी से ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा अच्छे से भागेगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, तब बी को पीछे करके तब खुद आगे जाएगा ना। सेम चीज यहाँ पे हम लगा देंगे। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिडक्शन पोटेंशियल, कुछ कुछ माइंड में रखने की जरूरत नहीं, हम एकदम सिंपल सिंपल बातें सोचेंगे।
ठीक है। मेटल ए मेटल बी को सोल्यूशन से कब डिस्प्लेस करेगा? जब मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव होगा। सिंपल, चलो ए इज मोर रिएक्टिव, आंसर क्लिक किया, निकल गए। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही आसान सवाल, ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है। और जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल होते हैं उसके लिए पहले मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी। आप कॉपी में, अपने दिमाग में, हर जगह आप नोट बोल के लिख लो कि जब भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिवन हो तब आप यूनिट सेम करोगे। सेम करोगे मतलब या तो एसआई में रहेंगी सारी यूनिट या सीजीएस में रहेगी। ठीक है, यूनिट कन्वर्शन की नीड जहां पे होगी आप यूनिट कन्वर्शन जरूर करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो यूनिट कन्वर्शन की कोई नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो ये आंसर भी इसी में पूछा गया है, मुझे चेंज करने की नीड नहीं है। वरना जहाँ पे एसआई है आपको सारी चीजें एसआई में करनी पड़ेंगी, अगर सीजीएस है तो सब चीजें सीजीएस में करनी पड़ेगी। यूनिट कन्वर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना क्या होगा, आपको पूरा थ्योरी पता होगा, आपको फॉर्मूला आता होगा, आप पूरा सॉल्व करोगे करोगे एग्जाम में, अपना टाइम दोगे इन, फिर लास्ट में आके क्या पता चलेगा कि यूनिट कन्वर्जन नहीं किया तो एग्जाम पूरा न्यूमेरिकल गलत हो गया। तो वैसा ना हो आपके साथ, है ना, वो बहुत बुरी चीज होती है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का वैल्यू गिवन है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, कंडक्टिविटी पूछी गई है। तो चलिए, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे को ये बता दो। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, सिंपल एक फॉर्मूला है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, एक सिंपल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले छोटे छोटे फॉर्मूले हैं लेकिन देखो इससे आपका एक पूरा सवाल बन रहा है। ये फॉर्मूला, ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूला आपको दिमाग में रखने की बहुत ज्यादा नीड है। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी की वैल्यू हम देंगे 1 × 10⁻³ जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। सेल कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो भी आंसर कितना आया 1 × 10⁻³ ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन ए, 4 का ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है कि यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर चालकता मतलब क्या होता है, लैम्डा एम, है ना, मोलर चालकता पतला करने पर बहुत बढ़ती है तो वो क्या है? ये थ्योरी में मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ाऊंगी, आप ऐप पे पढ़ लेना इस चीज को। ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ओवरव्यू। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा फोकस यहीं पे रहेगा कि आप कैसे जल्दी जल्दी एमसीक्यू कर सको, है ना, एग्जाम में कैसे जल्दी जल्दी सही आंसर कर सको। तो जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो वीकली डिसोसिएट होते हैं, है ना, किसी भी सोल्यूशन में वो वीकली डिसोसिएट होते हैं। अब उन इलेक्ट्रोलाइट्स पे अगर हम उसको डाइल्यूट करेंगे, उस सोल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करेंगे, पानी और ऐड करते जाएंगे तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट फुल्ली डिसोसिएट भी हो सकता है। अगर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, मोलर मोलर चालकता मतलब लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्वेश्चन आप फिर से पढ़ लो, एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कि यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर चालकता पतला करने पर बढ़ती है तो वो इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चलो, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही माइंडफुल सवाल पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन अकर्स एट। अब मैं आपको बोल दूं कि सूरज पश्चिम से उगता है, वो उस चीज को आप गलत बोल देना, लेकिन ऑक्सीडेशन, आप ये बात कभी गलत मत बोलना कि ऑक्सीडेशन एनोड में ही होता है। हमेशा ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड में होगा और रिडक्शन हमेशा कैथोड में होगा, है ना। ऑक्सीडेशन एनोड, रिडक्शन कैथोड, OARC, याद रखो। ठीक है, एनोड का आंसर है ए। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे, बार बार बोल रही हूँ, ये चीजें याद रखो। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है कि फैराडेज लॉ में 1 फैराडे डिपॉजिट्स, 1 फैराडे कितना पदार्थ जमा करेगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फैराडे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 फैराडे, फैराडे को एफ लिख रही हूँ, चलेगा ना। 1 फैराडे मतलब द चार्ज, द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन
एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है उसको हम बोलते हैं 1 फैराडे। और 1 फैराडे मतलब 1 ग्राम एटॉमिक वेट या फिर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, हमेशा याद रखना। ठीक है, 1 फैराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है और वो कितना पदार्थ जमा करेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी, ये देखो आ गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी, करंट की वैल्यू दे दी, वोल्टेज पूछा गया है। सीधा सीधा ओहम्स लॉ से क्वेश्चन है, ओहम्स लॉ पढ़ा होगा है ना, P इजिकल टू आई आर। P मतलब क्या होता है, वोल्टेज, I मतलब होता है करंट, R मतलब रेजिस्टेंस। सबको पता ये बात है ना। P इजिकल टू आई की वैल्यू 2 दी गई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी गई है, 5, हम 5 बोलेंगे तो कितना आएगा, 10, 10 है। हाँ, वोल्टेज कितना होगा, 10 वोल्ट। चलो आंसर आ गया, इजी सवाल। कोई दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी देखो, अभी आपको क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि सॉल्ट ब्रिज ब्रिज प्रिवेंट्स। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या प्रिवेंट करता है? तो पहले देखो, सॉल्ट ब्रिज का काम हमें पता होना चाहिए। जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी ऐसे टाइप का कुछ एक चित्र आपने देखा होगा, है ना, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। मैं बहुत ही ओवरव्यू ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू कराने में है कम टाइम के अंदर। ठीक है, तो ये सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है कि सर्किट कंप्लीट करता है ना, कि दो आयंस को कभी मिक्स नहीं होने देता। ये सब काम होता है उसका, बेसिक काम आप थ्योरी में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे कर सकते हो वो मैं आपको सिखाऊंगी। सॉल्ट ब्रिज क्या प्रिवेंट करता है? तो शुरू का आंसर है आयन मिक्सिंग। अगर आयन मिक्सिंग करता ही है, करना ही है हमें, तो फिर सॉल्ट ब्रिज की तो जरूरत नहीं है ना कुछ, है ना। सॉल्ट ब्रिज तो आयन मिक्सिंग किसी भी हद तक नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम ये वाला ले लेते हैं, ऑप्शन बी क्या कहता है, चार्ज सेपरेशन, चार्ज को सेपरेट करता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, चार्ज सेपरेट रहेगा तो ही ना सॉल्ट ब्रिज का जो काम है वो पूरा होगा। कैसे होगा? तो सॉल्ट ब्रिज की जब हमने थ्योरी पढ़ी थी, तब हमने एक टर्म पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज चार्ज एक्यूमुलेशन। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज किस चीज को प्रिवेंट नहीं करता, सॉल्ट चार्ज एक्यूमुलेशन को। किस चीज को प्रिवेंट करता है, चार्ज सेपरेशन को। चार्ज सेपरेट करेगा वो। ठीक है, चार्ज सेपरेशन को प्रिवेंट करेगा। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, इसको हम ऐसे टिक करके रख रहे हैं अभी। बाकी दूसरा क्या बोलते हैं, ईएमएफ इंक्रीज। इसके साथ ईएमएफ का क्या रोल है, कुछ रोल नहीं है ना, तो अभी हम ये ऑप्शन भी कट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन लीक, अगर इलेक्ट्रॉन लीक हो गया, आप अगर सॉल्ट ब्रिज के कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी आप इलेक्ट्रॉन लीक ऑप्शन को लेके आप कंफ्यूज हो, तो आपको फिर से सॉल्ट ब्रिज पढ़ने की जरूरत है ना। इसका आंसर आएगा चार्ज सेपरेशन, इसको छोड़ के और कोई भी आंसर यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज पूछा गया है कि ईएमएफ ऑफ अ डैनियल सेल डिक्रीजेस। डैनियल सेल की ईएमएफ कब डिक्रीज करती है? तो शुरू में हमें क्या पता होना चाहिए इसके लिए कि डैनियल सेल की सेल रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो चलिए अभी हम डैनियल सेल की सेल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे लिख दूंगी, Zn से Zn प्लस 2 सॉल्ट ब्रिज, Cu प्लस 2 से Cu। ये है डैनियल सेल की सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ईएमएफ कब डिक्रीज होगा? ईएमएफ जब डिक्रीज होगा जब Zn प्लस की वैल्यू इंक्रीज होगी और Cu प्लस 2 की वैल्यू होगी डिक्रीज। ठीक है, ये दोनों ही एक्वस होते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। Zn प्लस 2 की वैल्यू और Cu प्लस 2 की वैल्यू डिक्रीज होगी, तब ईएमएफ, डैनियल सेल की ईएमएफ कितनी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो चलो यहाँ पे क्या बोला गया है कि लास्ट देखते हैं कि ये सब तो ऑप्शन एलिमिनेट ही हो जाता है ना, क्योंकि इसमें मतलब हम डायरेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे इसकी। तो डैनियल सेल डिक्रीज कब होगी, जब Cu प्लस 2 इंक्रीजेस। लेकिन नहीं, Cu प्लस 2 अगर डिक्रीज होती तो ईएमएफ डिक्रीज होता। ठीक है,
तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, उल्टा ऑप्शन हो गया, है ना। क्या बचा, Zn+2। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी वही है ना। Zn+2 की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तब डैनियल सेल की ईएमएफ डिक्रीज होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए इज करेक्ट। ये डैनियल सेल आप अच्छे से ध्यान में रखो, याद में रखो, इससे क्वेश्चंस आते हैं। एक आधा क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है आपको, है ना। ऐसे क्वेश्चन ही आपका मार्क्स आगे बढ़ाएगा, रैंक इंक्रीजिंग क्वेश्चन है ये। चलो, अभी क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है कि यहाँ पे देखते हो, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन बिकॉज, यहाँ पे देखो बोला गया है कि कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि आयन डिक्रीज करते हैं, सही बात है। मोबिलिटी डिक्रीज करती है, सही बात है। मोबिलिटी क्या होती है? गतिशीलता, है ना। जब हम डाइल्यूट करेंगे तब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयन मोबाइल नहीं कर पाएंगे, उसकी उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। तो ये वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो डी होगा ऑप्शन ए एंड बी। इस टाइप के क्वेश्चन ना आपको एग्जाम में बहुत लोग गलत करके आते हैं, बहुत बच्चे गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं पता है? क्योंकि आ, वो देखते हैं कि अच्छा आयन डिक्रीज, ए ऑप्शन पे टिक किया, आगे बढ़ गए, उसके बाद वाले ऑप्शन वो देखते ही नहीं है। तो आई विल सजेस्ट कि आप हर एग्जाम में हर क्वेश्चन के हर एमसीक्यू, हर ऑप्शन आप देखो। अच्छा, फिर आप एलिमिनेट करो, फिर आपको बहुत ही ज्यादा श्योर हो तब आप टिक मार्क करो। यहाँ पे देखो, अगर आप ए देख के टिक मार्क करके निकल गए होते तो ऑप्शन तो गलत हो जाता ना। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट सही था, लेकिन आप उस टाइम पे अनकॉन्शियस माइंड था, आप नर्वस थे, आपको जल्दबाजी थी, इसलिए आपने गलत किया। तो एग्जाम में ये सब नहीं करना होता। तो चलो, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, लिख दे रही हूँ यहाँ। अभी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम ज्यादा क्यों होता है। ऐसा क्वेश्चन हमने किया, मोलर चालकता वाला क्वेश्चन, याद है ना। मोलर चालकता वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? यही तो पूछा गया था ना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, वहां पे ऑप्शन में था वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन ही वैसा दे दिया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम ज्यादा होगा क्योंकि हाई आयोनाइजेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये मैंने वहां पे भी बोला, फिर से बोल रही हूँ। ठीक है, हम डाइल्यूट करेंगे तो उसकी मोलर चालकता यानी लैम्डा एम बहुत इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन ए, बाकी ऑप्शन भी आप देख लो, बाकी ऑप्शन में कुछ भी सही नहीं मिलेगा आपको, ऑप्शन ए ही सही मिलेगा यहाँ पे। फिर से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे मैं एक सर्कल आपको लिखवा दे रही हूँ, ठीक है। ये सर्कल आप ध्यान में रखोगे। क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो भी एलिमेंट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसको ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी होगा, वो ऑक्सीडाइज इजीली, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन को आरईडी लिख रही हूँ और पोटेंशियल को तो पीओटीएन, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका नेगेटिव। ये बात आप ध्यान में रखोगे। इलेक्ट्रोकेमिकल का जो सीरीज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब पढ़ाएंगे तब ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में हम घुसाएंगे। इस टाइप के बहुत एमसीक्यू, बहुत न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देखो आप, एम जी इज बोला गया है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है मतलब क्या होगा? ऑक्सीडाइज इजीली। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज इजीली वाला ऑप्शन है, तो बी भी करेक्ट है। फिर बोला गया है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये भी सही है। अब आप एक बात बताओ, अगर ये ऑक्सीडाइज इजीली होगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं ना, डज नॉट गेन इलेक्ट्रॉन। मेटल है, एमजी तो मेटल है ना बच्चा, तो मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन थोड़ी लेगा, वो तो इलेक्ट्रॉन देगा। Mg+2 पॉजिटिव चार्ज में आएगा, तो ये भी सही है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे भी सारे ऑप्शंस आपको देखने हैं, और ये वाला जो सर्कल है ये आप याद रखो।
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी हो जाएगा, ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी हो जाएगा और उसकी रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन, मतलब आप एक क्वेश्चन अगर माइंडफुली पूरे कॉन्सेप्ट लगा के करोगे ना, तो आप और भी दो क्वेश्चन इनिशियली सॉल्व कर चुके हो। अब देखो, जैसे कैलकुलेट चार्ज ऑफ 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन। अब देखो, मैंने जब फेराडे वाली डेफिनेशन बताई थी, तब मैंने क्या बोला था, एक फेराडे मतलब क्या होता है, एक फेराडे मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो यहाँ पे पूछा गया है 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 2 फेराडे। चलो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1 फेराडे। समझ में आ रहा है ना। और तो फिर 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 2 फेराडे, सिंपल। अब फेराडे की 1 फेराडे की वैल्यू आपको पता ही है। अभी आप ये देखो आंसर कितना आएगा। यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे ये जो वैल्यू हम लेते हैं ना, 96,500, ये वैल्यू हम अप्रोक्स लेते हैं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है, अराउंड इतनी होती है, अराउंड। लेकिन हम इजी टू कैलकुलेशन के लिए हम इतनी वैल्यू ले लेते हैं। आप देख लो, ये दोनों कैलकुलेट करके जो वैल्यू सही आएगी उसको आंसर आप लगा देना एग्जाम में। ठीक है? तो यहाँ पे शायद ये वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, इफ ई सेल बिकम्स जीरो देन सेल इज। अगर किसी भी मतलब सेल की ई सेल जीरो है, मतलब क्या होती है कि वो वाली रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी तब ई सेल की वैल्यू जीरो होगी। अब ई सेल की वैल्यू जीरो है मतलब क्या होता है, सेल तो डेड है ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं होगा, रिवर्स डायरेक्शन तो नहीं होगा, डबल द वोल्टेज भी नहीं होगा, है ना, डेड। अगर ई सेल जीरो हो गई मतलब क्या हो गई, सेल तो डेड हो गई ना फिर। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, वही सवाल है वैसा ही, ओम्स लॉ से रिलेटेड। ए बैटरी विथ हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, एक बैटरी में बहुत ही ज्यादा हाई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, गिव स्लो करंट। ये देखो, ये चीज देखी आपने, रेजिस्टेंस जब ज्यादा होगा तब करंट कम होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो गिव स्लो करंट, दैट इज द करेक्ट आंसर। बाकी देखो, आप मैच करके देख लो, बाकी कोई आंसर करेक्ट नहीं मिलेगा आपको, मैच करके देख लो। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल इज डिपॉजिटेड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। वहां पे मैं देखो, यहाँ पे मेन मेन लिख दे रही हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। और इससे क्या होता है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मेटल या कोई भी कंडक्टिव ऑब्जेक्ट, कंडक्टिव ऑब्जेक्ट, उसको हम दूसरे किसी मेटल से कोट करते हैं। ठीक है, थिन लेयर से कोट करते हैं। ठीक है, थिन लेयर में लिख नहीं रही हूँ, कोट करते हैं, इस चीज को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमेशा कैथोड पे होती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे, बाकी चीज देख लो ना। सॉल्ट ब्रिज पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सॉल्ट ब्रिज कोई रिलेशन नहीं है, एयर सरफेस भी नहीं होगा। एयर सरफेस पे हम किस पे करेंगे, प्लेटिंग किस पे करेंगे, कोट किस पे करेंगे, है ना, एनोड पे तो नहीं होगा तो कैथोड पे होगा। अब ये चीज याद रखो, जैसे ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, आप याद रखते हो, ये रिडक्शन, ये पूरा क्या है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा क्या है, रिडक्शन है ना, तो ये कैथोड पे होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे बोला गया है कि 0.1 मोलर KCl हैज हाई कंडक्टिविटी देन 0.1 मोलर CH3COOH। यहाँ पे KCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और CH3COH क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये हमको पता है, वीक एसिड बोल सकते हैं हम। तो या ऑप्शन में ही आ गया ये तो, कि KCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। डी में क्या दिया गया है कि CH3COOH इज अ वीक। चलो मान लिया, सही बात है, ये तो पहले ही बोल दिया था, क्वेश्चन देख के ही पता चल गया था।
यहाँ पे देखो, KCl अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर KCl स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत जल्दी स्ट्रॉन्गली डिसोसिएट हो जाएगी। जितनी स्ट्रॉन्ग डिसोसिएट होगा उतनी मोर आयंस प्रोड्यूस होगा इन KCl, है ना? तो ये ऑप्शन भी सही है। एम आई अंडरस्टैंडेबल? अगर KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट होगी, है ना? जितनी स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट होगी उतने ज्यादा आयंस प्रोवाइड करेगी, है ना? तो यहाँ पे भी ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज, इट्स अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस बेटा। क्योंकि रस्टिंग मतलब क्या होता है कि आप कोई भी ऐसे मेटल हो, जैसे आयरन है, ठीक है, रस्टिंग का फॉर्मूला होता है Me2O3.XH2O। हम आयरन को क्या करते हैं, आयरन मान लो बाहर पड़ा रह गया, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन या फिर मॉइस्ट उसके साथ रिएक्शन करता है, उसके साथ रिएक्शन करके वो रस्ट फॉर्म करता है, ठीक है। तो हम बोलते नहीं ताले पे रस्ट लग गया, मतलब वो लगता नहीं है, उससे ताला खराब हो जाता है, काम नहीं करता, रस्ट लग जाता है। तो दैट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है कि इफ इलेक्ट्रोड एरिया डबल्स देन रेजिस्टेंस। तो चलो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, R इजिकल टू रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। R मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, ये होता है रेजिस्टिविटी, ये होता है लेंथ, ये होता है एरिया। अगर एरिया डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना होगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ पे देखो, सही बात है ये। R अगर A अगर डबल होगा तो R हाफ हो जाएगा, कम्स हाफ, सही है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया है कि Cu कैन नॉट रिप्लेस H2 फ्रॉम एसिड बिकॉज Cu H2 को एसिड में रिप्लेस नहीं कर सकता। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का अगर मैं मतलब सीरीज बनाऊं तो फिर H2 शुरू में आएगा, उसके बाद Cu आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप अच्छे से पढ़ना, देख लो कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल H2 ऊपर आएगा, Cu नीचे आता है, ये हमें पता है, ये सीरीज में हमने देखा है। तो वो देख के हम बता सकते हैं कि Cu has higher reduction potential, Cu is less reactive, H plus is strong oxidant। ये देखो तीनों ही सही है, सही बात है ना। रिडक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, तो ये वाला ऑप्शन ये वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या बोला गया है कि ईएमएफ डिपेंड्स ऑन, ईएमएफ किस किस चीज पे डिपेंड करता है। अब हमने जब इस पीडीएफ के क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो वहां पे क्या किया था, ईएमएफ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। शुरू का क्वेश्चन ही ये था, ईएमएफ इंक्रीज हो, ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ईएमएफ पे क्या असर होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमने क्या किया था, देखो मैं, चलो लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ईएमएफ पे क्या असर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि अगर कंसंट्रेशन चेंज होगा तो ईएमएफ में कितना चेंज होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 22 में उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, ईएमएफ कैसे डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है। हमने इसका एक क्वेश्चन कर लिया पूरा, कॉन्सेंट्रेशन पे हमने पूरा न्यूमेरिकल कर लिया था इस चीज पे, है ना, वैसे कॉन्सेंट्रेशन पे। अब ईएमएफ इलेक्ट्रोड के नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन डी आएगा, ऑल, ठीक है, ये डी है, ऑल। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ मोल्टन NaCl गिव्स, मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन में यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप ये अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखती हूँ, ए मतलब होता है एनोड, मतलब आप मत समझना, मतलब मैं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कम हो जाएगी ना, इसलिए। तो NaCl मोल्टन NaCl की एनोड की रिएक्शन है 2Cl माइनस Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड की रिएक्शन है। कैथोड की रिएक्शन क्या है, कैथोड की रिएक्शन है Na प्लस प्लस E
इजिकल टू Na। ये है एनोड की और कैथोड की रिएक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? दोनों, इन दोनों रिएक्शन से ही आपको आंसर तो पता चल ही गया होगा, फिर भी मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख दे रही हूँ। ओवरऑल रिएक्शन है 2NaCl 2Na प्लस Cl2। ये है ओवरऑल रिएक्शन। इससे देखो आंसर तो हमें पता चल ही गया कि Na मेटल और Cl2 गैस। रिएक्शन में साफ साफ मैंने बता दिया है, ठीक है। इसको लेके आपके कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 24। क्या पूछा गया है कि करंट 5 एम्पियर फ्लोज फॉर 1930 सेकेंड, चार्ज पास्ट। आपने ये तो पढ़ा है ना, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, देखा है ना, जाना पहचाना लग रहा है। इसी से ये सॉल्व हो जाएगा। Q मतलब होता है चार्ज, कितना चार्ज पास हुआ, दैट इज Q। I मतलब करंट, T मतलब टाइम, पता ही है आपको, है ना। तो Q इज इक्वल टू I का वैल्यू कितना दिया है 5 एम्पियर, T का वैल्यू दिया है 1930। चलो कर लो, इतना तो कर ही लोगे ना, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, कर लो। कितना आंसर आएगा बताओ, कितना आएगा शायद, देख लो आप, ठीक है। ये आप खुद से कर लेना, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। अभी क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला गया है कि फैक्टर अफेक्टिंग माइग्रेशन ऑफ आयन। माइग्रेशन ऑफ आयन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? साइज ऑफ कोर्स, चार्ज हाँ मैटर करता है ना, मीडियम ऑफ विस्कोसिटी मैटर करता है, तो ऑप्शन डी ऑल। ये देखो यहाँ पे साइज और चार्ज, इसको लेके आपके कोई डाउट्स तो नहीं होंगे, है ना। अगर आप आयंस को माइग्रेट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपको आयंस को जाना है, तो फिर साइज बहुत ज्यादा मैटर करेगा, चार्ज भी मैटर करेगा, मीडियम ऑफ विस्कोसिटी भी मैटर करेगा। जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगी इस चीज को अलग से मेंशन करूंगी मैं, ठीक है। मीडियम ऑफ विस्कोसिटी भी इंपॉर्टेंट है इस रोल में। तो चलो इसका आंसर है आंसर डी, ऑप्शन डी, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि ए सेल shows 1.5 volt when open but 1.2 volt when used, drop due to। ये बहुत ही आसान सवाल है, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या सिंपल क्वेश्चन था, है ना, कि अगर शेल को जब देखा था तब इसको 1.5 वोल्ट पे था, लेकिन जब ओपन किया यूज करने के लिए तब 1.2 वोल्ट हो गया। तो ये जो ड्रॉप हुआ, ये ड्रॉप क्यों हुआ? ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 27। इफ वाटर इलेक्ट्रोलिसिस इज एसिड मीडियम देन कैथोड प्रोडक्ट। देखो अगर वाटर एसिड मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं, है ना। तो कैथोड प्रोडक्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि कैथोड में क्या होता है। एट कैथोड पॉजिटिव, मैं लिख दे रही हूँ, आप अच्छे से देखो, आपको नोट करना है, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज H प्लस अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड को ATT लिख रही हूँ, ठीक है, अट्रैक्टेड टू नेगेटिव, कैथोड में ये होता है कि H प्लस जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब कैथोड में यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है कि 2H प्लस, वाटर को हम एसिड मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। 2H प्लस यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लिख दे, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा H, ठीक है, ऑप्शन ए। ये देखो ये रिएक्शन मैंने लिख दी है, जैसे वो डैनियल सेल वाली रिएक्शन थी ना, ये वैसे ही मैंने रिएक्शन यहाँ पे भी लिख दी है, आप ये देख लो, ये याद रखो, ठीक है। वाटर को अगर हम एसिड मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड का प्रोडक्ट होगा H2 गैस। देखो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है कि अगर रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डबल्स तो कंडक्टिविटी क्या होगी, फिर से वही ओहम्स लॉ।
कि अगर रेजिस्टेंस मतलब आर की वैल्यू अगर हम डबल कर दे, 2R कर दे, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, हाफ हो जाएगी। ये तो चार्ज है, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, चलो अभी हम क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिसका नेगेटिव E0 होता है। ठीक है, ये मैंने पहले वो देखो सर्कल में लिखवाया था ना, कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिसका E0 की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बोला गया है कि ई रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी 2 ओहम अक्रॉस 4 वोल्ट गिव्स करंट, फिर से वही ओहम्स लॉ लगा दो, V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी गई है, R की वैल्यू दी गई है, V की वैल्यू दी गई है, आपको I की वैल्यू पूछी है, I इक्वल टू क्या होगा, V बाई R, यहाँ से आ गया ये फॉर्मूला है ना। तो V 4 वोल्ट, R कितना दिया है 2 ओहम, तो 2 वोल्ट, ओहम इनवर्स का मतलब क्या होता है एम्पियर, 2 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, हमने 30 क्वेश्चन कर लिए, ये देखो सारे क्वेश्चन के आंसर सही हैं, सिर्फ 2 वाले क्वेश्चन का आंसर गलत था, वो मैंने सही कर दिया है। ये वाली पीडीएफ आपको नर्सिंग गुरुकुल ऐप पे मिल जाएगी, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप ये सारे आप इसके कोर्सेस भी परचेज कर सकते हो, आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अगर आप परचेज नहीं भी कर रहे हो, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, अगर आप परचेज नहीं भी करते हैं कोर्स, तो भी आप एटलीस्ट ऐप तो डाउनलोड कर लीजिए। और ये जो फुल लेंथ टेस्ट है, इसमें एक टेस्ट जो एक पहला टेस्ट है वो फ्री है सब बच्चों के लिए, तो वो टेस्ट आप जरूर दीजिए। ठीक है, मैं यही सजेस्ट करूंगी, वो टेस्ट जरूर दीजिए। बाकी ऑल द बेस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए नर्सिंग गुरुकुल चैनल के साथ, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।